कितना आता है, ठीक है। हिस्ट्री है, हिस्ट्री का चैप्टर 3 कर रहे हैं, ठीक। और चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। लास्ट चैप्टर जो हमने करा था, हमने क्या करा था, हमने मौर्य साम्राज्य गुप्त साम्राज्य वाला करा था, ठीक है। किस तरीके से वहां पे हुआ था, उन्होंने एक चीज बताई थी कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अध्ययन कैसे हुआ था, किसने करा था, जेम्स प्रिस्टअप के द्वारा 1838 में निकाला था। और जिसमें सबसे ज्यादा शब्द जो होते हैं वो पियादर्शी और देखिए अभिलेख के लिए, अशोक के लिए उपाधि दी गई थी अभिलेखों के अंदर। और अभी अशोक ने क्या करवाया था, सबसे पहले पत्थर पे अभिलेख लिखवाने शुरू करे थे ना प्राचीन समय में। ये चीजें हम लास्ट टाइम पे डिस्कस कर चुके थे। अब हमें इससे थोड़ा सा आगे डिस्कस करना है, और डिस्कस करना है कि किस तरीके से बंधुत्व, जाति तथा वर्ग समाज के अंदर किस तरीके से समाज बंटवारा हुआ, विभाजन की ओर आगे बढ़ा। संपत्ति किसके लिए अधिकार होती थी, संपत्ति पर अधिकार हम लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं, बताया था ना कि प्रभावती गुप्त थी, एक महिला थी, जिसने क्या करा था, जो एक राजा रानी थी, उसने एक गांव दान कर दिया था, दंगो नाम का गांव, बताया ना। महाभारत देखिए, महाभारत एक ग्रंथ है, देखो एक प्राचीन ग्रंथ है। इस प्राचीन ग्रंथ के अंदर हुआ क्या था, महाभारत में पता है कि महाभारत की कहानी दो परिवारों को लेकर है, एक संपत्ति को लेकर, एक कौरव और एक पांडव। पांडव 5 पुत्र थे और कौरव कई सारे ज्यादा लोग थे। और संपत्ति को लेकर के धृतराष्ट्र जो मतलब कि थे, एक व्यक्ति जो थे गंधारी का नाम दो, हाँ, धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं देता था, दुर्योधन को क्या संपत्ति चाहिए थी, लेकिन धृतराष्ट्र की वजह से दिखाई ना देने की वजह से क्या होता कि पांडु को उनको राज संपत्ति के ऊपर बिठा दिया गया था। और राज्याभिषेक क्या था, राजा का शासन किसको दे दिया था, पांडवों को दे दिया था। तो वो सारी संपत्ति चला रहे थे, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र कौन थे, धृतराष्ट्र थे, लेकिन उनको दिखाई नहीं देता था। अब पांडु के मरने के बाद उनके पुत्रों को मिलनी चाहिए थी ना, लेकिन दुर्योधन ने क्या करा, संपत्ति को मांगना स्टार्ट कर दिया, लेकिन नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या करा, जुए वगैरह खेलने स्टार्ट कर दिए, और जुए के अंदर पांडु क्या हो गए, सारी चीज हार गई। इवन वो अपनी वाइफ को भी क्या करता है, उसके ऊपर दाव के ऊपर लगा देते हैं। वाइफ का नाम क्या होता है, द्रौपदी, ठीक है। और जब वो वाइफ का नाम लगा देते हैं, ठीक है, वाइफ को क्या वो करते हैं, अपना गेम पे लगा देते हैं, और गेम में लगाने के बाद वो सब कुछ हार जाते हैं। तो फिर कहानी यहाँ से युद्ध होती है, और युद्ध को लेकर क्या स्टार्ट हो जाता है, युद्ध हो जाता है। और हमेशा देखो प्राचीन समय से ही रहा है कि युद्ध किसके लिए हुआ है, हमेशा संपत्ति के लिए ही हुआ है। चाहे वो सिकंदर आया हो, चाहे अशोक हो, चाहे मुगल्स हो, चाहे इवन ब्रिटेन इंडिया वाले भी किस चीज के लिए लड़ाइयां लड़ी है, संपत्ति के लिए तो लड़ाई लड़ी है। ये प्राचीन टाइम से आती है। और जब वो आते तो वो पूरी कहानी जो लिखी गई उस ग्रंथ के बारे में, वो क्या था, वो महाभारत था। क्या था, महाभारत। और महाभारत पहली बार एक बहुत बड़ा ग्रंथ के रूप में सामने आया था। हो सकता है कई बार इतिहासकारों ने बताया कि एक काल्पनिक भी हो सकती है, ठीक है, जिसको पूर्णता करने के लिए एक कमेटी बनाई गई 1919 में, जिसका नाम था बीएस सुथांकर समिति, ठीक है। इसके हेड थे, ये क्या थे, एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। कौन, बीएस सुथांकर। चीज आपने बोली, मैंने बोला कि इसने महिलाओं को, मतलब पांडव को क्या, एक ज्ञान सभ्य, इनके लिए जाना जाता है ना, जिन्हें कभी झूठ नहीं बोला, इनके लिए जाना जाता है ना। लेकिन वो कैसे सभ्य हो सकता है, वो इंसान कैसे सभ्य हो सकता है। मैं चुनौती नहीं कर रहा किसी चीज को, जो अपनी वाइफ को जुए में लगा दे, क्या वाइफ क्या उस टाइम पे संपत्ति समझी जाती थी क्या? जब जब नारी का सम्मान नहीं हुआ है ना, जब किसी भी समाज में किसी भी टाइम जब नारी का सम्मान नहीं हुआ है ना, तब विकास नहीं हुआ है। याद रखना इस चीज को। जिस घर में नारी का सम्मान होता है ना, वो घर हमेशा तरक्की के ऊपर आगे चलता है। हो सकता है कि तुम लोग बैठ देखते और मम्मी चिल्लाते हैं, चुप हो जाओ, अब क्या ना मम्मी है, नारी है, वो तुम्हें बुखार होता है तो दिन भर रात भर तुम्हारे लिए बैठी रहती है, सर पट्टी रखने के लिए, बिना अलग घूमता है ना, ऐसा मत करिए, ठीक है। बीएस सुथांकर समिति संस्कृत विद्वान थे, ठीक। और इन्होंने क्या करा, इस समिति ने पूरे देश, संपूर्ण भारत से क्या उठाई, पांडुलिपि उठाई। क्या उठाई, पांडुलिपि, महाभारत से रिलेटेड क्या उठाई, पांडुलिपि उठाई। और उस पांडुलिपि में देखा कि श्लोक क्या क्या सेम है, लगभग सभी श्लोकों को उठाया और सेम निकाला, ठीक है। और उसके बाद उसकी क्या करनी स्टार्ट करी, समालोचना करी।
ठीक है। अब समालोचना का मतलब क्या होता है, अगर मैं बताऊं आपको, समालोचना का मतलब समीक्षा करना, क्या करना, समीक्षा करना। जस्ट मान लो मैंने आपको नोट्स दिए, क्या दिए, मैंने आपको पोल साइंस के नोट्स दे दिए, हिस्ट्री के नोट्स दे दिए। अब आप क्या करोगे, उनको पढ़ोगे, अंडरलाइन करोगे। अब आपको लगा कि हाँ इसमें समीक्षा की जरूरत है, या फिर ये आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, जब भैया ने नोट्स बनाए थे तब ऐसा था, तो उसकी क्या करोगे, आप उसको दोबारा से लिखोगे ना, अपनी पेंसिल से उसको उसकी जगह नोट डाल के कुछ लिखोगे, तो वो क्या करता, आप समीक्षा या समालोचना करते हो ना, उसकी कुछ कमियां निकालते, तो वो चीज इन्होंने यहाँ पर करी। ठीक है, और इनको करने में लगभग कितना टाइम लगा था, 47 वर्ष का समय लगा था। कितना, 47 वर्ष का क्या लगा था, समय लगा था। जब इस 47 वर्ष का समय लगा, तो इस 47 वर्ष के समय के बाद इन्होंने जो निकाला, इन्होंने 13,000 से भी ज्यादा पृष्ठ निकाले। इन्हें क्या करा, इन्हें अपना महाभारत को क्या करा, प्रकाशित करा। कितने हजार पेजों में, 13,000 पेजों में क्या करा, अपने महाभारत को प्रकाशित करा। कितने हजार, 13,000 पेजों में। क्लियर यहाँ तक, हाँ समझ। तो देखो क्या हुआ कि 1919 में बनी थी ना समिति, और समिति के जो हेड थे वो वीएस सुथांकर थे, बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे। ठीक है, अब इनको काम क्या दिया गया था, इनको बोला गया कि महाभारत है उसका तुम्हें एक विवरण तैयार करना है। ठीक है, तो इन्होंने पूरे देश में घूमे, इनके सहपाठी जितने भी थे, सहयोग जितने भी थे, जब पूरे देश में घूमे तो इन्होंने वो पांडुलिपियां निकालनी स्टार्ट करी, पांडुलिपियां निकालनी स्टार्ट करी, और उन पांडुलिपियों में देखा कि सेम श्लोक सेम मीनिंग किसकी निकल रही है, उनको उठाया और उनको लिखना स्टार्ट करा, उनका आलोचना निकाला, उनके अपने भावार्थ निकाले, और जब भावार्थ निकाले तो वो 47 वर्ष लगे इस पूरे काम टाइम को करने में, और जब 47 वर्ष लगे तो उसमें कितने हजार पेज तैयार हुए, 13,000 पेज तैयार हुए। क्या हुआ कि समय के साथ महाभारत में, समय के साथ इसमें क्षेत्रीयता देखने को मिले, यानी कि समझो जो पंडितों ने रचना करी होगी, जो भी इसकी रचना करी होगी, तब किसमें करी होगी, संस्कृत में। किसमें करी होगी, संस्कृत में। लेकिन अगर मैं क्षेत्रीयता की बात करूं तो उसकी रचना क्षेत्रीय भाषाओं में भी देखने को मिलती है। किसमें, क्षेत्रीय भाषाओं में। जब देखने को मिलते तो इनका अर्थ निकाला गया, तो अर्थ में यानी कि जो श्लोकों में क्या पाएगी, समानता पाएगी। किसमें पाएगी, श्लोकों में समानता पाएगी कि समान श्लोक है, ये तरीके। और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है कि एक समालोचना विवरण बता दो इसका, या तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या तो ये सिंपल बोर्ड वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है किस प्रकार से, वो भी नहीं समझ लो। ठीक है, क्या बताया मैंने कि ये क्षेत्रीयता बढ़ती चलेगी ना, और जब क्षेत्रीयता बढ़ती चलेगी तो ये चीज यहाँ होगी। लेकिन इन्होंने तो समालोचना विवरण कराया था ना, लेकिन इस महाभारत के जो मूल रचयिता थे, मूल रचयिता थे वो भाट सारथी थे। कौन थे, भाट सारथी। ठीक है, लेकिन बाद में वेद व्यास जी का भी नाम आता है। अगर मैं वेद व्यास जी की बात करूं तो कहानी ऐसी है कि गतिशील ग्रंथ कैसे है। गतिशील ग्रंथ ऐसे है कि देखो, तुम्हें पता चला कि पहले जो पांडुलिपियां पाई गई है वो संस्कृत में थी, ठीक ही नहीं थी। दूसरी जो पाई गई है वो क्या हुआ कि उनकी क्षेत्रीयता देखने को मिलेगी ना, लेकिन सब चीज में क्या पाएगी, समानता पाएगी। पाएगी समानता की नहीं पाएगी। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे इस महाभारत में श्लोक जुड़ते चले गए। क्या हुए, श्लोक जुड़ते चले गए, और जब श्लोक जुड़े तो महाभारत देखो, महाभारत क्या पहले कम शब्द होंगे, कम श्लोक होंगे, कम पेज होंगे ना, जब उसमें और ज्यादा जुड़ेंगे तो क्या होगा, वो बड़ा होता चला जाएगा कि नहीं होता चलाएगा। समय आते आते विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित किया जाने लगा। ठीक है, क्या किया जाने लगा, प्रकाशित किया जाने लगा। उर्दू में,
फारसी में, अंग्रेजी में, इंग्लिश में, हिंदी, संस्कृत तो थी कि नहीं थी। अब जब मान लो मैं उसी बेसिकली परिवार होता क्या है, परिवार के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं ना, होते कि नहीं होते, और ये बहुत सारे लोग कौन होते हैं, नातेदार होते हैं। फिर आवाज आ रही है पीछे से, नातेदार होते हैं ना, नातेदार मतलब सगे संबंधी, जैसे मैं हूँ, मेरे पिताजी हैं, भाई हैं, चाचा है, चाची है, उनके बच्चे हैं, बुआ है, फूफा है, उनके हैं, दादा दादी, मतलब एक बहुत बड़ा परिवार हो जाता है ना। और संस्कृत में इसको बोला जाता है कुल। क्या बोला जाता है? कुल। क्या बोला जाता है? कुल बोला जाता है ना। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? और तकनीकी भाषा से बात करूं, तकनीकी भाषा से बात करूं तो क्या, तो जाति भी आ जाती है ना। सोशियोलॉजी वाले बड़े अच्छे से समझ पा रहे होंगे ये वाला टॉपिक, ये चीज क्या है, ठीक है। अभी क्या होता है कि देखो परिवार के अंदर बहुत सारे लोग होते थे, लेकिन उनकी गिनती क्या होती थी, अलग अलग होती थी ना। किसी में भाई 10 मेंबर हैं, किसी में 4 ही हैं। और आजकल तो हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, कौरव 100 की संख्या में थे, पांडव 5। है ना, तब भी कौरव 100 की संख्या और पांडव 5 और हजारों की सेना, तब भी ऐसा क्या था, ये 5 जीत जाते हैं और इनके पास हार जाते हैं। किसी ने, इनके पास सत्य था और निष्ठा था और ईमानदारी थी, ये हथियार थे इनके पास। और ये जिनके पास ये हथियार होते हैं ना, दुनिया का कितना ही बड़ा युद्ध जीत सकते हैं आराम से, सत्य, निष्ठा और ईमानदारी। झूठ बोलता है तो अपने आप से नहीं, वो अपने परिवार और अपने समाज, पूरी पीढ़ी से झूठ बोलता है। और कहा जाता है कि ये झूठ को छुपाने के चक्कर में लाख झूठ बोलते जाता है, ठीक है। तो ये चीज ऐसी होती है, और झूठ के बाद जब मम्मी को पता चलता है, वो बैट और झाड़ू से कूटती है, ठीक है ना। क्या होती थी, गिनती अलग होती थी, और गिनती के साथ साथ इनके क्रियाकलाप क्या होते थे, अलग होते थे कि नहीं होते थे। सब लोग अलग अलग काम करेंगे कि नहीं करेंगे, कोई पंचर घिस रहा होगा, कोई युद्ध लड़ रहा होगा, कोई खेतों में काम कर रहा होगा। आज के टाइम पे भी सारे करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। बंटवारा भी होता है, विभाजन भी होता है, ठीक है, वो प्राकृतिक नियम है, डजंट मैटर, तो बुरा नहीं मानना चाहिए इसमें। लेकिन कहानी इतना होने के साथ साथ ये लोग क्या करते थे, कभी कभी भोजन साथ करते थे, एक साथ बैठ के। और जब हम एक साथ बैठ के भोजन करते हैं ना, तो बड़ा मजा आता है। गांव की और शहर की जीवन लाइफ में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस यहाँ से आ जाता है कि गांव के अंदर जो भोजन होता है, वो नीचे बैठकर, जमीन पर बैठकर, जमीन से जुड़े हुए सारे लोग एक साथ आ जाते हैं। जब कोई बड़ा परिवार होता है, बड़ा फंक्शन होता है, छोटा सा मतलब समझ लो एक तरीके से परिवार परिवार वाला, तो सारे एक साथ बैठ के भोजन करते हैं, और वो बड़ा मजा आता है जब उसमें एक साथ मुलाकात होती है, सब लोगों से बातचीत होती है, वो डिफरेंस है। और शहर के जीवन में धर्मशाला बुक कर दी, बफे लगा दिया, खा रहे पी रहे, खड़े होके, कोई पता नहीं चल रहा कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा। और गांव के भोजन में जब क्या होता है कि मिठाई खिलाता पर्स करने वाला होता है, जब नहीं खाता तो जबरदस्ती बैठाई दादा, अरे दाल ना दो, बड़े दिनों बाद दो डाल, दो मेरी तरफ से डाल, होता है ना, ऐसा हलवा डाल यार, वो चनक जाता है। बूढ़े बुजुर्ग बुजुर्ग होते हैं, वो चनक जाते हैं, खा नहीं रहा, खा पी, थोड़ा घी डाल देते हैं वो चमचा भर के, और यहाँ तो घी डाल दिया, मैं नहीं खाऊंगा, फैट बढ़ जाएगा। खाना है वो, खाना गांव का है, गांव की जिंदगी। गांव वाले और यहाँ की खाने बराबर नहीं खा पाते हैं। गांव वाले एक बैठक में 10-10 रोटी खा जाते हैं, यहाँ 2 रोटी में काम हो जाता है, बहुत कम है। और बड़ा देखो भोजन होते थे ना समाज, अरे हाँ, सामाजिक संसाधनों का बंटवारा क्या करते थे,
मिल बांट कर करते थे ना, करते हैं कि नहीं करते? मिल बांट कर करेंगे कि नहीं करेंगे? करते थे। और जब ये चीजें हो जाती थी, ये सारे संबंधी हो जाते थे ना, और इन संबंधी को क्या कहते थे हम? जाति। क्या कहते थे इन सगे संबंधी को? जाति। ठीक है, इतना समझ आया? अब देखो इतिहासकार जो होते हैं वो कहते हैं जानकारी। देखो इतिहासकारों को क्या चाहिए? जानकारी चाहिए ना, किसी के बारे में जानने के लिए। तो वो कहते हैं कि देखो इतिहासकारों को जानकारी तो बड़े परिवार होते थे उनकी तो आसानी से मिल जाती थी, क्योंकि वो लिखवा देते अमीर परिवार होते थे, उनके बारे में बहुत सारी चीजें होती थी। अब मेरे बारे में कोई भी पूछना चाहे आसानी से मिल जाएगी किसी को भी जानकारी। क्यों? क्योंकि मुझे तुम नहीं, तुमसे पहले वाले ही बच्चे जानते हैं जो मेरे से पढ़ के गए हैं, है ना? कोई भी पूछेगा कि हाँ आकाश भैया, आकाश भैया से नहीं समझ पाया तो पोल वाले आकाश भैया, तब भी नहीं समझ पाया स्टडी फॉर आर्ट्स तो कोई भी बता देगा, मंडी हो चाहे कूड़ादान हो कहीं भी हो, स्कूल हो टीचर्स हो, कोई भी सिंपल ही बता देगा यहाँ वो आकाश भैया है। लेकिन अगर मैं पूछूं वंश कहाँ रहता है, मयंक कहाँ रहता है, मोनू कहाँ रहता है, कोई नहीं जानता। रीजन क्या है? रीजन क्या है? ये सिंगल पर्सन है और मेरे साथ पूरी टीम है लगभग। अभी तो 200-300 लोग तो मैं पढ़ा चुका हूँ, और वो जानते, उनके घर वाले भी जानते होंगे। तो इनडायरेक्टली में इट्स फाइनली जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो 200 तक के, लेकिन इनडायरेक्टली कितने हैं? हजारों तक है ना। तो सिंपल ही चीज है कि मेरे बारे में जानकारी आसानी से मिल जाएगी ना। लेकिन अगर मैं बात करूं कि छोटे परिवार के बारे में जानकारी इतिहासकारों को जुटाने में थोड़ी मुश्किल होगी ना। होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी मुश्किल? सिंपल सी बात है, मुश्किल होगी। और जब मुश्किल होगी तो उस जानकारी को कैसे जुटाया जाएगा? बड़ी मुश्किल तसल्ली से जुटाया जाएगा ना। और उस जानकारी से क्या पता चलेगा? जब वो जानकारी का विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण मतलब एनालाइज करेंगे कि उसकी सोच कैसी थी उस टाइम पे। सबसे बड़ा फर्क किस चीज को होता था? सोच का ना, कि सोच कैसी है किसी भी व्यक्ति की। सिंपल सी चीजें है ना, ठीक है। उनके विचार कैसे थे? बंधुत्व को लेकर विचार कैसे थे? परिवार को लेकर विचार कैसे थे? क्या जिस इतिहासकारों ने बुक लिखी होगी, इतिहासकार जो बता रहे होंगे, क्या उस टाइम पे मौजूद थे? नहीं ना। उनको पता चल रहा है कहीं स्रोतों से, कहीं किसी चीज से कि हाँ भाई वो भोजन एक साथ करते थे, संसाधनों का बंटवारा एक साथ करते थे। आज भी गांव में देखने को मिलता है मेरी लाइफ, लेकिन ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, क्योंकि सबको आधुनिकता की ओर बढ़ना है। देखो आधुनिकता हमारी आवश्यकता है, जरूरी है, लेकिन अत्यधिक आधुनिकता नहीं। आज हम लोगों से मिलते नहीं है, हम वीडियो कॉल कर लेते हैं। कोविड के टाइम में ऐसा देखने गया कि जिनके बच्चे बाहर हैं वो आए नहीं, उनके जो सगे संबंधी उनको खत्म हो गए, मतलब उनका अंतिम संस्कार भी किसी और ने कराया। तो कोई वो वाली बात नहीं, इसको बहुत सारे लोग, बहुत सारे न्यूज चैनल वालों ने उठाया। तो ये चीज है, अगर आपके दादा दादी है तो आप जाओ मिलने, उनके साथ बैठो, उनकी गोद में सर लग के बात करो, भले उन्हें ऊंचे सुनाई दे कोई बात नहीं, लेकिन मजा बहुत आता है। अपने गांव के लोगों से मिलो, जाते हो तो वो लाइफ जियो। क्यों? क्योंकि वो आपको नहीं जानते, आप उन्हें नहीं जानते। जब आपके बारे में जानोगे ना तो वो आपके घर वालों के बारे में बहुत सारे किस्से बताएंगे जो आपको आपके घर वालों ने नहीं बताया होंगे। ये रियलिटी है, फैक्ट है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो बुजुर्ग जो होंगे खासकर वो होंगे। तो ये क्या है? ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, कि तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हारे परिवार के बारे में क्या चल रहा है, लेकिन उनको पता है कि तुम्हारा परिवार कैसा था। जब आप लिखोगे बुक तो आप उनके भी सोर्स उठाओगे ना। तो इतिहासकारों के सोर्स होते थे कि जानकारी के, कि हाँ वो किस तरीके से जानकारी जुटाएंगे। ठीक है, आता कोई दिक्कत? परिवार के अंदर परिवार होता क्या था? कुल होता था संस्कृत के अंदर, बहुत सारे लोग होते थे गिनती के अनुसार, कोई कम किसी में ज्यादा होते थे। इन सब के काम क्या होते थे? अलग अलग होते थे ना। और कई बार इन संसाधनों का बंटवारा भोजन मिलकर बांट कर करते थे ना एक साथ। ठीक है, अगर मैं इन सगे संबंधी की बात करूं तो इन सगे संबंधी को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता था? जाति कहा जाता था। अब इतिहासकार कहते हैं कि भाई बड़े परिवारों की बात में जानकारी तो आसानी से मिल जाती है, लेकिन छोटे परिवारों के में जानकारी जुटाना क्या था? थोड़ा मुश्किल का काम था। किसका काम था? मुश्किल का। पितृमानसिकता,
पितृवांशिकता बेसिकली होता ही रहता है कि सोसाइटी दो तरीके से होती है, पितृवांशिकता और मातृवांशिकता। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें बताया था, मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें थोड़े एग्जांपल दिए। थोड़े एग्जांपल कैसे दिए कि महाभारत था, महाभारत में लड़ाई किस चीज के लिए हुई थी? संपत्ति के ऊपर। पितृवांशिकता का मतलब होता है कि यहाँ पे पिता के बाद यहाँ संपत्ति पे अधिकार किसका होता है? सबसे पहले पिता का होता है ना। अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो पुरुष प्रधान सोसाइटी, पुरुष प्रधान समाज। ठीक है, यहाँ क्या पिता के बाद संपत्ति का अधिकार किसका होता है? ज्येष्ठ पुत्र का ना, होगा कि नहीं होगा? सबसे बड़े पुत्र का, उसके बाद इसके पुत्र का, उसके बाद इसके पुत्र का, चलता रहता ना तरीका। बड़े के ऊपर क्या आ जाती है? जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो ये ट्रांसफर होता रहता है, ये जब ये चीजें होती रहती है। और मातृवांशिकता मतलब यहाँ पे महिला प्रधान सोसाइटी, महिला प्रधान समाज, यानी कि महिला के बाद उसकी बेटी, उसके बाद उसकी बेटी, इस तरीके से यहाँ पे सोसाइटी में चलता रहता है। ठीक है, जहां से ये पितृवांशिकता तो होती है, लेकिन महाभारत के अंदर, महाभारत के अंदर किस सोसाइटी का वर्णन किया गया है? पितृवांशिकता का वर्णन किया गया ना। और जो यहाँ लड़ाई हुई है वो किस चीज को लेकर हुई थी? संपत्ति को लेकर ना। किसकी संपत्ति? भाई पिता की संपत्ति को लेकर। धृतराष्ट्र को मिलनी चाहिए थी, मिली किसको? पांडु को। पांडु के बाद उसके युधिष्ठिर को मिलनी चाहिए थी, लेकिन लड़ कौन रहा था? दुर्योधन। चल रही थी ना। अब ये हुआ कैसे था? संसाधन उसको मिले कैसे थे? देखो एक कॉन्सेप्ट था कि अगर पितृवांशिकता में पिता का ज्येष्ठ पुत्र नहीं है, अगर कोई पुत्र नहीं है, अगर ज्येष्ठ पुत्र संपत्ति के योग्य नहीं है, तो वो संपत्ति का उत्तराधिकारी कभी कभी भाई ले लेता था। मान लो पुत्र नहीं है, मैंने शादी नहीं करी, मैं हो गया राजा हूँ अपने इलाके का, मेरा भाई है, उसको वो उत्तराधिकारी बन जाएगा, मैं उसे बना दूंगा अपने पास, बना दूंगा ना। अगर मान लो जेठ पुत्र भी उसके लायक नहीं है, तो कभी कभी छोटा भाई क्या हो जाता था? उत्तराधिकारी घोषित हो जाता था ना, छोटा पुत्र हो जाता था ना, छोटा उत्तराधिकारी। इस तरीके से पितृवांशिकता से जुड़ती थी। बात है बेटा, पितृवांशिकता का मतलब पिता से जुड़ा हुआ है, पिता के बाद बड़े बेटा, बड़े बेटा के बाद बड़ा बेटा, उसका बेटा। मतलब जब बड़ा बेटा ना हो या उसके संतान ही ना हो, तो वो करेगा क्या? तो भाई होगा ना। तो संपत्ति पे अधिकार है उसका, राजा कौन बनेगा? भाई बनेगा ना। सिंपल सी चीज यही है। ठीक है, कोई और हुआ, अगर वो अकेला हुआ तो सगे संबंधी होंगे ना, परिवार में तो होगा कोई। ठीक है, ठीक, लेकिन इतना ही नहीं, वो कह रहे हैं कि कुछ विशेष अवसर पर, कुछ विशेष जगह महिलाएं भी क्या करती थी? शासक थी। जैसे कि पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था ना, प्रभावती गुप्त, बताया था कि नहीं बताया था? प्रभावती गुप्त बताया था कि नहीं बताया था? ये चीज ऐसे थी। ठीक है, मिलते हैं आगे, इसको नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक वीडियो में।